तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है VTP, जिसका फुल फॉर्म आपका है VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर VTP के बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं दे दूं तो उसके कुछ स्टेप्स हम पहले उसके बारे में लिख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन। ये भी आपका एक लेयर 2 प्रोटोकॉल होता है। दूसरे में ये भी आपका सिस्को का होता है। ठीक है, तो VTP आपका एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। जैसे कि लेयर 2 डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेयर 2 टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्विचिंग में जितने भी सारे आपके पास इन्फॉर्मेशन आएंगे या फिर जितने भी सारे हम प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, सभी आपका लिमिटेड है लेयर 2 तक, मतलब डेटा लिंक लेयर के ऊपर ही ये सब काम करते हैं। दूसरा, ये जो VTP प्रोटोकॉल के बारे में आज हम बात करेंगे, ये प्रोटोकॉल बेसिकली आपका सिस्को के डिवाइस पे ही चलता है। सिस्को को छोड़ के बाकी दूसरे डिवाइस के साथ ये नहीं चलता है। तो इसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था ना, जितने भी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं तो हर प्रोटोकॉल का कुछ काम होता है। डायनामिकली या ऑटोमेटिकली कुछ काम करने के लिए आपके पास कुछ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो VTP भी आपका इस तरह का एक प्रोटोकॉल है जो बेसिकली आपका क्या करता है, VLAN के जो इन्फॉर्मेशन है ना, उस इन्फॉर्मेशन को आगे स्प्रेड कराता है। आगे स्प्रेड कराता है मतलब क्या है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है। मान लो मेरे नेटवर्क में क्या है कि मैंने 1 या 2 VLAN बना के रखा है, मतलब 1 VLAN मेरा ऑलरेडी है और 10 मैंने VLAN बना के रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैनुअली इस डिवाइस को एक्सेस लेके, स्विच 1 का एक्सेस लेके मैं 1 और 10 नंबर का VLAN बना सकता हूँ। इस डिवाइस का भी एक्सेस लेके 1 और 10 VLAN का मैं जो VLAN है उसे मैं बना सकता हूँ। इसका भी एक्सेस लेके 1 और 10 VLAN जो है मैं बना सकता हूँ। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल अभी VLAN का नंबर मेरे पास छोटा है, लोएस्ट मीन्स सम फ्यू नंबर ऑफ VLANs आर हियर, सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैनुअली में बना सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास ऐसा है 1 to लेके 10, 1 10 मेरे पास VLAN है और भी मेरे पास 100 नंबर ऑफ VLAN है। तो इसमें क्या होगा, देखो अभी मेरे पास जो VLAN है वो 100 नंबर ऑफ VLAN है। 100 VLAN मेरे को बनाना है, 100 VLAN के लिए भी मेरे को 100 कमांड्स चलाने पड़ेंगे। तो अभी एक स्विच के ऊपर मैं बैठ के बना सकता हूँ, क्योंकि मैं नया बना रहा हूँ, मतलब नया मैं इस VLAN की इन्फॉर्मेशन जो है मैं बना रहा हूँ। लेकिन हर एक डिवाइस का एक्सेस लेके बहुत सारे VLAN का इन्फॉर्मेशन बनाना, ये टाइम टेकिंग तो हो जाएगा ना, बहुत टाइम आपको लगेगा ना। आपको पहले इस डिवाइस का एक्सेस लेना है, 100 VLAN टोटल आपको बनाना है, फिर इस डिवाइस का एक्सेस लेके आपको 100 VLAN बनाना है, फिर इस डिवाइस का एक्सेस लेके आपको 100 VLAN जो है इन्फॉर्मेशन वो बनाना है आपको। तो इसमें टाइम टेकिंग लगेगा। और हो सकता है अगर आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है तो आपके पास 3 ही स्विच नहीं हो सकता है, आपके पास 300 नंबर का जो स्विच है वो हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ स्विचेस आपके पास 300 हो सकते हैं या फिर 1000 भी हो सकते हैं बड़े बड़े नेटवर्क में। तो इतने सारे स्विच का एक्सेस लेके बहुत सारे VLAN के इन्फॉर्मेशन को बनाना एक आपका है ना, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास होता है उसके लिए एक हेडेक बन जाता है, उसके लिए एक दिक्कत बन जाता है। और उसके साथ साथ आपका क्या होता है, ये टाइम टेकिंग बन जाता है। तीसरी चीज़ आपके पास ये होता है, उसमें कहीं पे गलत होने की भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। मतलब मेरे पास 100 VLAN है तो गलती से हो सकता है 79 VLAN को मैंने गलती से बनाया नहीं इस स्विच पे। और मान लो पहले वाला स्विच पे मेरे सारे VLAN मैंने बना लिया, लेकिन इस स्विच पे भी मैं जब मैनुअली बना रहा था ना, तो इसमें मैंने क्या किया, 79 नंबर जो VLAN था ना, उस VLAN को गलती से मैंने बनाया नहीं और इसमें मैंने बना लिया। तो इसमें गलत आपका क्या होगा, आप देखो मैनुअली जब भी आप कुछ भी चीज़ करते हो ना, हो सकता है उसमें आपका गलत कुछ भी चीज़ हो सकता है, क्योंकि गलती जो होता है ना वो इंसान से ही होता है। और आपका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक इंसान ही है। हो सकता है वो कहीं किसी वजह से उसने भूल गया या फिर उसने बना नहीं पाया, तो गलती से आपका जो स्विच 2 है ना उसमें आपने 79 का VLAN नहीं बनाया। तो यहाँ पे जो यूजर आपका 79 VLAN के लिए बैठा होगा, वो अगर यहाँ का किसी यूजर को जो 79 पे बैठा है उसको अगर वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा ना, तो आपका कम्युनिकेशन यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि एज ए स्विचिंग का जो रूल होता है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जितने भी सारे एक VLAN से लेके एक स्विच में जो कनेक्टेड आपका यूजर है, वो अगर किसी VLAN के लिए ट्रैफिक जनरेट कर रहा है किसी रिमोट डिवाइस के लिए, तो उस डिवाइस के बीच में जो भी सारे डिवाइसेस आएंगे उनके पास भी वो वाला VLAN का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब वो VLAN आपके पास बना होना चाहिए। और ये वाला जो बीच का स्विच 2 है, यहाँ पे हमने गलती से बनाया नहीं, तो इसके वजह से आपका ट्रैफिक जो है यहाँ पे आके हमेशा ड्रॉप होता रहा और आपका ये जो कम्युनिकेशन है इस डिवाइस से लेके इस डिवाइस तक जो भी कम्युनिकेशन वो आपका नहीं होगा। तो फिर आपको इसको ट्रबल शूट करने के लिए भी यहाँ पे 3 स्विच है तो आप इजीली ट्रबल शूट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 300 या 1000 नंबर आपके पास अगर स्विचेस है तो उस केस में ट्रबल शूटिंग करने के लिए भी आपके पास दिक्कत होगा। तो ये दिक्कत को हटाने के लिए सिस्को ने एक सोल्यूशन लेके आया। क्या सोल्यूशन था आपके पास, ये VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये बेसिकली आपका क्या करता है,
ठीक है। तो VTP आपका बेसिकली क्या करता है, ये जो प्रोटोकॉल आपका VTP प्रोटोकॉल है, इसका मेनली काम यही है कि एक डिवाइस में बनाया गया VLAN का इंफॉर्मेशन आपके जो लेयर 2 नेटवर्क है, जितने भी दूर तक आपका लेयर 2 का जो एनवायरनमेंट वो बना हुआ है, वहाँ तक जितने भी आपके पास स्विचेस है वहाँ तक स्प्रेड कर देना। ये बेसिकली आपका क्या करता है, जो भी VLAN आप बना लेते हो उस VLAN के इन्फॉर्मेशन को आगे बहुत सारे जो भी आपके पास डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे आपके पास स्विचेस जो होते हैं, उनके पास ये वाला इन्फॉर्मेशन डायनामिकली दे देना। ये काम होता है आपका VTP का। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या करता है, ये क्लाइंट सर्वर के डिजाइन के बेस पे ये काम करता है। क्लाइंट सर्वर मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे भी आपका क्लाइंट सर्वर का आपके पास काम आ जाता है, तो उस मतलब बात जहाँ पे आ जाता है, ये वर्ड जहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक सर्वर होता है और आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी VTP आपका ये सारा जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है ना, ये स्प्रेड करने के लिए भी जो नेटवर्क का डिजाइन होता है उसमें भी ये कैसे किस तरह का बिहेव करता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट सर्वर जो डिजाइन होता है उसके हिसाब से ये क्या करता है, अपना काम करता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास मल्टीपल स्विचेस है, ठीक है, ऐसे ये कनेक्टेड है आप मान लो। तो इसमें क्या है, एक स्विच आपका सर्वर बनता है और बाकी सारे जो होते हैं ना वो आपका क्लाइंट बनते हैं। ये भी आपके पास एक क्लाइंट है, ये भी आपके पास एक क्लाइंट है। और आप क्या करते हो, जो भी VLAN का इन्फॉर्मेशन आपको बनाना है वो आप कहाँ पे बनाते हो, आप सर्वर वाले स्विच पे बनाते हो। और सर्वर क्या करता है, अब जो भी VLAN आप यहाँ पे क्रिएट करते हो उसके इन्फॉर्मेशन डायनामिकली या फिर ऑटोमेटिकली VTP के जरिए आगे स्प्रेड करा देता है। और ये इन्फॉर्मेशन आपके सारे स्विच, जो भी आपके नेटवर्क में जितने भी सारे डिवाइसेस है, उन सारे डिवाइस के ऊपर आपका जो भी VLAN आपने सर्वर के ऊपर क्रिएट किया, उन सारे डिवाइस के ऊपर वो VLAN आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ, VLAN नंबर 10 में क्रिएट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली VTP क्या करता है, उस 10 VLAN का इन्फॉर्मेशन आगे इसको भी दे देता है, इसके पास भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, इसको भी दे देता है, इसके पास भी ऑटोमेटिकली, फिर ये मैसेज जब इसके पास आता है ये भी आगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता है। और ये वाले स्विच के ऊपर भी आपका VLAN 10 का इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपने आपका टाइम सबसे पहले बच गया, आपको एक ही डिवाइस के ऊपर VLAN क्रिएट करने की जरूरत पड़ा और वो इन्फॉर्मेशन आपके सारे डिवाइस के साथ स्प्रेड हो गया। दूसरी चीज़ आपका ऐसा हुआ, जो दिक्कत मैंने आपको बताया, बीच में कहीं अगर एक डिवाइस के अंदर आपका कोई VLAN का इन्फॉर्मेशन मतलब अवेलेबल नहीं है या फिर गलती से आपने क्रिएट नहीं किया, तो उसके वजह से भी आपका जो कम्युनिकेशन का दिक्कत होता है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि सारे डिवाइस के ऊपर आपका जो VLAN जो भी आपने बनाया उसका इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपका स्प्रेड हो गया। और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपका बैठा है, उसके ऊपर से हेडेक भी थोड़ा कम हो गया। क्यों, उससे अभी कोई टेंशन लेने की, पूरे नेटवर्क के डिवाइस के ऊपर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसे बस टेंशन यही है कि सर्वर के ऊपर VLAN के इन्फॉर्मेशन जो भी जरूरत है उसे क्रिएट कर दो और उस VLAN के इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली VTP के जरिए आपका क्या होगा, आगे जितने भी आपके पास डिवाइसेस है, क्लाइंट डिवाइसेस है, उनके पास आपका स्प्रेड हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, ठीक है। हम जब VTP मोड के बारे में हम देखेंगे तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो एक छोटा सा यहाँ पे हम VTP वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास VTP का टोटल 3 वर्जन है, 1, 2 एंड 3। आपका VTP का 3 वर्जन टोटल है। सबसे पहले आपका VTP का वर्जन 1 आया था और उसके बाद वर्जन 2 और उसके बाद वर्जन 3, जैसे कि उसके नंबर के हिसाब से। तो सबसे पहले जब VTP वर्जन 1 आया था तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, VTP का यही काम था, सब कुछ सही था। लेकिन बाद में आपके पास एक टेक्नोलॉजी आया था टोकन रिंग करके, ठीक है। और आपके पास एक फिर बाद में VTP वर्जन 1 जब आपका आया था ना, तो उस टाइम पे VTP नाम का कोई दूसरे जो प्रोटोकॉल जैसे चीज़ है ना, इस तरह का काम करने वाला कोई दूसरा प्रोटोकॉल आपका ओपन स्टैंडर्ड डिवाइस, मतलब दूसरे वेंडर के लिए, जैसे आपके पास HP हो गया, अरूबा हो गया, जूनिपर हो गया, इन सारे डिवाइस के ऊपर इस तरह का कोई प्रोटोकॉल आपका ओपन स्टैंडर्ड नहीं था। फिर VTP वर्जन 1 पहले कुछ दिन चलने के बाद आपके पास एक नया टेक्नोलॉजी सबसे पहले आया, जो कि टोकन रिंग था। उसके साथ साथ एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी आपके पास आ गया, जिसको आप बोलते हो, जिसका नाम था GBRP, जिसका काम सेम टू सेम VTP की तरह ही था, लेकिन वो दूसरे डिवाइस में काम करने के लिए था वो प्रोटोकॉल। तो उसमें क्या हुआ था आपका, जब VTP वर्जन 1 था, ये सिर्फ सिस्को डिवाइस पे काम करता था। और अगर कोई दूसरे डिवाइस जो सिस्को का नहीं, अगर आपके नेटवर्क में आप अटैच कर लेते थे, उसमें अगर आप GBRP चलाते हो, क्योंकि दूसरे डिवाइस में तो VTP चलेगा नहीं क्योंकि ये सिस्को का है, उसमें अगर आप GBRP चला लिए प्रोटोकॉल, तो उसमें क्या हो रहा था, अगर आप VTP के किसी डिवाइस में अगर कोई VLAN इन्फॉर्मेशन बनाते हो तो वो GBRP वाला डिवाइस को नहीं देता था,
या फिर जीपीआरपी में अगर आप कोई डिवाइस बनाते हो तो वो बीटीपी वाले इन्फॉर्मेशन जो बीटीपी कॉन्फ़िगर्ड वाले सिस्को डिवाइस के पास कोई भी LAN का इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करता था, मतलब एक कंपैटिबिलिटी जो है ना वो नहीं था। फिर बाद में जब वर्जन 2 आया तो वर्जन 2 आपका कंपैटिबिलिटी बन गया, मतलब उसे कंपैटिबल बना दिया गया कि वो जीपीआरपी जो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके साथ भी वो काम कर पाए। ठीक है, तो बीटीपी वर्जन 1 और वर्जन 2 आपका सेम टू सेम है, बस चेंजेस आपका इतना ही है। एक चेंजेस तो आपका कंपैटिबिलिटी के लिए आ गया जो कि जीबीआरपी को सपोर्ट कर सकता है या फिर जीबीआरपी के साथ कंपैटिबल होकर बीटीपी वर्जन 2 आपका काम कर सकता है। दूसरी चीज़ एक टेक्नोलॉजी आया था टोकन रिंग करके, जो कि आज के लिए हमारा कहीं पे यूज ही नहीं हो रहा है, हमारे लिए अभी के लिए वो टेक्नोलॉजी भी आपका पुराना हो गया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को वो क्या करता था, बीटीपी वर्जन 2 जो है वो सपोर्ट करता था। और बीटीपी वर्जन 3 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बीटीपी वर्जन 3 आपका ना तो सीसीएन है ना तो सीसीएनपी का पार्ट होता है, वो सीसीआईई का पार्ट आ जाता है। वर्जन 3 यहाँ पे भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर बाद में पता चलता है कि हाँ आपको बीटीपी क्लियरली समझ में आया, वर्जन 3 आप पढ़ना चाहते हो तो बाद में हम इसके बारे में भी देख लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, आप एमएसटी वगैरह के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे एसटीपी का एक लास्ट वाला आपके पास ऑप्शन है, एमएसटी मल्टीपल स्पैनिंग ट्री करके एक होता है, अगर उस सब चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है तो भी आपको बीटीपी वर्जन 3 थोड़ा काम में आ जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर आप किसी रियल टाइम में भी जाते हो तो आपको जनरली अभी बीटीपी वर्जन 2 ही देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। हाँ, इसका फुल फॉर्म थोड़ा मैं भी बोल रहा हूँ, जेनरिक विलन। ठीक है, इसको थोड़ा हम देख लेंगे, मैं इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टोरी था। तो अभी हम जनरली हम जो भी बात करने जा रहे हैं या फिर बीटीपी के बारे में जो भी चीज़ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो सारे चीज़ आप समझ लेना। आप क्या पढ़ रहे हो, ये बीटीपी का वर्जन 2 पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ हम मिस हो गया यहाँ पे। क्या आपका मिस हो गया जैसे मैंने आपको बताया था ना, जितने भी आपके प्रोटोकॉल होते हैं, लेयर 2 का जो भी प्रोटोकॉल काम करते हैं उनके हर एक प्रोटोकॉल के लिए आपका एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, जिस मल्टीकास्ट एड्रेस को डेस्टिनेशन करके वो अपना कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक या फिर उस प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई भी ट्रैफिक जो भेजने की ज़रूरत होता है दूसरे डिवाइस में वो भेजते हैं। तो इसमें भी बीटीपी आपका क्या करता है, बीटीपी यूज सेम मल्टीकास्ट एड्रेस आपका 0100.0cc.cc। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो भी आपका सिस्को का प्रोटोकॉल है, मैक्स टू मैक्स आपका सिस्को का जो प्रोटोकॉल है यही वाला मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं। और यहाँ पे कंफ्यूज आप मत होइएगा कि डीटीपी अगर यही यूज कर रहा है, सीडीपी भी यही यूज कर रहा है, बीटीपी भी यही यूज कर रहा है, तो आपका स्विच जो है वो कैसे डिटेक्ट करेगा कौन से प्रोटोकॉल के लिए मैसेज है। तो उसमें एक LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोलर एक होता है जिसमें टाइप डिफाइन हो जाता है कि ये आपका बीटीपी का मैसेज है या सीडीपी का मैसेज है या डीटीपी का मैसेज है, किसका मैसेज है। ठीक है,
तो इसमें और एक छोटा सा मैं चीज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, आपका क्या होगा, आपकी एनवायरनमेंट में एक VTP सर्वर बनेगा जो आपका क्या करेगा, उसके पास एक सेंट्रलाइज कंट्रोल आपके पास रह जाएगा, जो कि VLAN का इन्फॉर्मेशन आपका आगे क्या VLAN के इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना है, क्या नहीं करना है, पूरे एक तरह का आपके पास एक सेंट्रलाइज कंट्रोल जो है वो बन जाएगा। अभी हम थोड़ा VTP मोड्स के बारे में बात करेंगे। मतलब मोड्स मतलब हमारे पास VTP का किस तरह का स्विचेस हो सकते हैं, कौन कौन से मोड पे हमारा डिवाइसेस जो है काम कर सकते हैं, और कौन से मोड में काम करने के बाद उसको क्या क्या फ़ायदा मिलता है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 मोड्स है, हालांकि CCNA वाला बुक में हो सकता है आपको 3 देखने को मिलेंगे। एक आपके पास है सर्वर मोड, दूसरी क्लाइंट, तीसरी आपका पास है ट्रांसपेरेंट, चौथी है ऑफ मोड। ठीक है, ये ऑफ मोड हो सकता है आपका CCNA वाले बुक में देखने को मिले या ना मिले, मैंने चेक भी नहीं किया, अब देख लेना, लेकिन 4 मोड आपके पास होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वर मोड। ठीक है, VTP सर्वर मोड स्विचेस मीन्स क्या है आपका, जिस सर्वर पे आप मोड को सर्वर मोड सेट कर रहे हो, सॉरी जिस स्विच पे आप जो मोड है VTP का मोड सर्वर सेट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, VTP सर्वर स्विच या फिर VTP सर्वर मोड स्विच। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको कुछ सिस्को के मॉडल्स है, जिस मॉडल पे ये वाले जो मोड है ना, आपको सर्वर मोड बाय डिफॉल्ट VTP का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपके स्विच का मोड सर्वर मोड है तो आप क्या कर सकते हो, सर्वर मोड स्विच पे आप VLAN के इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या फिर मॉडिफाई कर सकते हो। VLAN के इन्फॉर्मेशन मतलब आप चाहो तो नया VLAN बना सकते हो, या फिर किसी VLAN अगर ऑलरेडी आपके पास पड़ा है आप उसे डिलीट करना चाहते हो तो उसे डिलीट भी कर सकते हो, या फिर किसी VLAN का कोई इन्फॉर्मेशन का आप मॉडिफाई करना चाहते हो, मतलब VLAN का नाम वगैरह आप चेंज करना चाहते हो, या फिर VLAN को जो है आप शट डाउन करना चाहते हो, नो शट डाउन करना चाहते हो VLAN को, या फिर VLAN को सस्पेंड करना चाहते हो, अनसस्पेंड करना चाहते हो, वो सारे चीज़ आपका सर्वर मोड जो स्विच होता है उसके ऊपर आप कर सकते हो। क्या होता है यहाँ पे आपका, ये आपका VTP का सर्वर वाला स्विच हो गया। बेसिकली आप जानते हो सर्वर और क्लाइंट का जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी आपको देखने को मिलता है, तो सर्वर वाला आपको अपडेट करता है, और आपके पास आगे क्या होता है, कुछ क्लाइंट वाला डिवाइसेस होते हैं जो उसे उस अपडेट को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करा देते हैं। ये भी एक क्लाइंट है। ठीक है, तो इस सर्वर पे जो भी आप VLAN बनाया, जैसे एक कमांड आपने चलाया VLAN 10 चला के आपने एक VLAN बना दी, वो क्या करता है, उस VLAN के इन्फॉर्मेशन को आगे स्प्रेड करा देता है। ठीक है, ये VLAN 10 का इन्फॉर्मेशन जो आपने क्रिएट किया, जो भी आपके पास VLAN का पूरा इन्फॉर्मेशन होता है वो आगे स्प्रेड करा देता है, और आगे जो भी स्विच उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं क्लाइंट वाले, वो क्या करते हैं, उसे खुद पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन इस मैसेज में जा रहा है उस इन्फॉर्मेशन को वो क्या करते हैं, खुद के अंदर बना लेते हैं। ठीक है,
और ये जो इन्फॉर्मेशन आपका होता है, ये एक VLAN डॉट डेट फाइल के बारे में मैंने आपको बताया था। इस VLAN डॉट डेट फाइल के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आगे स्प्रेड होता है। ठीक है, आपका जो भी VTP रिलेटेड, जैसे VLAN के टाइम में भी मैंने आपको बताया था, जो भी VLAN वगैरह आप क्रिएट करते हो तो उसके सारे इन्फॉर्मेशन आपका क्या होता है, आपका VLAN डॉट डेट फाइल में इंस्टॉल होता है, मतलब VLAN डॉट डेट फाइल के अंदर वो स्टोर हो जाता है। यहाँ पे भी आपका VTP का जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप करते हो वो भी आपका VLAN डॉट डेट फाइल के अंदर ही स्टोर होता है। और आपका बेसिकली क्या होता है, जब भी आपके सर्वर स्विच पे आप VLAN डॉट डेट वाले फाइल पे कोई भी चेंजेस करते हो, कैसे चेंजेस करते हो, आपने नया VLAN बनाया तो उसके इन्फॉर्मेशन भी VLAN डॉट डेट फाइल के अंदर स्टोर होगा ना, तो उसका मतलब VLAN डॉट डेट फाइल आपका जो है वो मॉडिफाई हो गया। एक बार VLAN डॉट डेट फाइल में कोई भी चेंजेस आपका बना तो सडनली आपका डिवाइस क्या करता है, एक VTP का मैसेज भेज देता है। आगे हम जानेंगे VTP के मैसेज के बारे में। उस मैसेज में वो क्या करता है, आपका VLAN डॉट डेट फाइल, जो डेट फाइल है ना, उसको शेयर कर देता है दूसरे डिवाइस के पास। और दूसरे डिवाइस के पास ये VLAN डॉट डेट फाइल पहुँचते ही इस डिवाइस के पास ऑलरेडी एक VLAN डॉट डेट फाइल पुराना था। ये क्या करता है, जब भी इस डिवाइस के पास ये नया वाला VLAN डॉट डेट फाइल जब भी स्टोर हो जाता है, मतलब रिसीव हो जाता है, ये क्या करता है, इस VLAN डॉट डेट फाइल को रिप्लेस कर देता है। और नया वाला जो फाइल उसके पास आया, उस फाइल को वो क्या करता है, खुद के अंदर जो है स्टोर कर देता है। जो पुराने वाले इन्फॉर्मेशन को हटा के नया वाला इन्फॉर्मेशन जो भी VLAN डॉट डेट फाइल उसके पास आया उसको वो स्टोर कर लेता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपके सर्वर स्विच क्या करता है, जब भी इसके पास, मान लो आपके नेटवर्क में अभी मल्टीपल सर्वर्स है, मतलब और एक भी सर्वर आपके पास है, उसमें आपने कुछ चेंजेस किया और वो चेंजेस का मैसेज, चेंजेस होने के बाद जो VLAN डॉट डेट फाइल का अपडेट है ना, इसके पास आ गया VTP मैसेज के जरिए, तो उसी टाइम पे आपका सर्वर क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन उससे मिला उसे वो पहले चेक कर लेता है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए है कि नहीं, सबसे पहले चेक करता है। और दूसरा चीज़, ये लेटेस्ट है कि नहीं। अगर लेटेस्ट नहीं है और मेरे पास अगर लेटेस्ट अपडेट है तो मैं उसे अपडेट नहीं करूँगा, मतलब खुद में मैं उसे अपडेट नहीं करूँगा अपने खुद की डेटाबेस में। अगर लेटेस्ट है तो मैं क्या करूँगा, अपना पुराना डेटाबेस को हटा के जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया नया वाला, उस इन्फॉर्मेशन को मैं क्या करूँगा, खुद में इंस्टॉल कर लूँगा या फिर कॉन्फ़िगर कर लूँगा। फिर उसके बाद वो क्या करता है, खुद को अपडेट करने के बाद अगर वो अपडेट आपका लेटेस्ट था तो खुद में पहले अपडेट कर लेता है, और फिर आगे जो भी उसके पास स्विचेस है, जो भी आगे कनेक्टेड है, उसके पास सेम इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है, भेज देता है। मतलब वो कैसे करता है, मान लो आपके पास एक सर्वर 1 था, ये सर्वर 2 था, और आगे आपके पास एक क्लाइंट था। इसमें ऑलरेडी एक आपका VLAN डॉट डेट फाइल ऑलरेडी पुराना बना हुआ था, इसमें भी आप एक VLAN डॉट डेट फाइल पुराना एक पड़ा था। कहाँ से गया था, इसने अपडेट किया था, आप ऐसा मान लो। अभी क्या हुआ, आपने ये वाले डिवाइस के ऊपर इसके जो VLAN डॉट डेट फाइल को आपने कुछ अपडेट किया या फिर कुछ चेंजेस किया, मतलब आपने यहाँ पे एक नया VLAN
VLAN 20 करके आपने बनाया, कुछ भी आपने किया, कुछ चेंजेस आपने किया, ये क्या करेगा, सडनली एक अपडेट आगे भेज देगा। अभी स्विच टू या सॉरी आपका जो सर्वर 2 है ना, ये अभी क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा जो अपडेट इसके पास आया, जो VLAN.dat फाइल या फिर कोई भी अपडेट इसके पास आया, सबसे पहले चेक कर लेगा ये अपडेट मेरे लिए है कि नहीं है। आगे हम जानेंगे कैसे वो चेक करता है ये अपडेट उसके लिए है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये चेक करेगा ये जो अपडेट अभी मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास जो अपडेट है उससे लेटेस्ट है क्या, ये कंपेयर कर लेगा दोनों को। ठीक है, क्या कंपेयर करेगा कि जो मेरे पास अपडेट है VLAN.dat फाइल का, ये अपडेट उससे लेटेस्ट है क्या। अगर नहीं है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वाला अपडेट को डिस्कार्ड कर देगा। अगर लेटेस्ट है, उसे लगा कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरा ओल्ड है और जो मेरे पास आ रहा है वो लेटेस्ट है, तो वो क्या करेगा, ये वाला जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन इसके पास है इससे रिप्लेस कर लेगा, और रिप्लेस करने के बाद जो भी अपडेट इसको आया इसको इंप्लीमेंट कर लेगा खुद में, खुद की डेटाबेस को अपडेट कर लेगा। फिर क्या करेगा, जो डेटाबेस उसने अपडेट कर लिया उसके इन्फॉर्मेशन को सडनली आगे वाले स्विच के पास भी दे देगा, ताकि उसको यह है ना कि इसके पास तो नया वाला इन्फॉर्मेशन इसे मिला, इसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन था वो पुराना था, तो अगले वाले डिवाइस को भी नया इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाए ना, क्योंकि ये भी सर्वर स्विच है ना, इसका भी ये है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये है ना कि क्लाइंट स्विच को इन्फॉर्मेशन दे दे उसके बारे में। तो ये क्या करेगा, आगे जो है जो भी क्लाइंट स्विच या सर्वर स्विच जो भी कनेक्ट होगा उसके पास क्या करेगा, जो लेटेस्ट अपडेट इसके पास अभी रिसीव हुआ, इसने खुद को अपडेट किया, वो इन्फॉर्मेशन वो आगे शेयर कर लेगा, ताकि ये भी अपना जो भी अपडेट डेटाबेस है ना, पुराना डेटाबेस है, वो उसे अपडेट कर पाए। तो इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, सबसे पहले चीज आपका यह होता है इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो आपके पास जो VTP का सर्वर स्विच है उसके पास अगर कोई अपडेट आता है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, उस अपडेट को तो भी एक्सेप्ट करेगा जब भी उस अपडेट में जो VTP डोमेन नेम है ना, वो डोमेन नेम अगर इस डिवाइस का डोमेन नेम के साथ सेम है। अभी मैं बताऊंगा आपको डोमेन नेम क्या है। तो किस केस में वो उसे एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट, उसके पास अपडेट आते ही VTP का कोई भी, ये डोमेन नेम सबसे पहले चेक कर लेता है कि जो डोमेन नेम इस अपडेट के अंदर है VTP का डोमेन नेम, वो मेरे पास जो डोमेन नेम कॉन्फ़िगर है उसके साथ सेम है क्या। अगर सेम है तो उस केस में वो उसे एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद चेक करता है ये लेटेस्ट है कि नहीं है, जो भी है। अगर डोमेन नेम सेम नहीं है तो वो डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, VTP डोमेन बेसिकली आपका क्या है, इट डिफाइन एन एरिया ठीक है। तो ये बेसिकली VTP डोमेन आपका क्या करता है, ये एक एरिया डिफाइन कर देता है जिस एरिया के अंदर आपका VTP का मैसेज जो है ना वो स्प्रेड हो सकता है। मतलब आपका कहना ये है, मान लो ये एक मेरे पास स्विच है, ये एक मेरे पास स्विच है, ये भी एक स्विच है, इस तरह का बहुत सारे मेरे नेटवर्क में स्विच एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो ऐसा हो सकता है जो VTP का अपडेट आपका है ना, ये अपडेट अगर आपके पास ये डिवाइस के पास आता है, फिर ये डिवाइस आगे दे देता है, फिर ये डिवाइस आगे दे देता है, फिर ये डिवाइस आगे दे देता है, आपका पूरे नेटवर्क में क्या होता है, ये मैसेज आपका स्प्रेड हो जाता है ना। तो आप चाहते हो कि ये मैसेज मेरा स्प्रेड ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, VTP डोमेन नेम को चेंज कर सकते हो। तो VTP डोमेन नेम बेसिकली आपका क्या है,
मान लो यहाँ पे VTP डोमेन नेम मैंने ABCD रखा, ABC, इसमें मैंने ABC रखा, इसमें भी मैंने ABC रखा, लेकिन इसमें मैंने DEF कर दिया और इसमें भी मैंने DEF कर दिया। तो ये डिवाइस अभी ये नंबर 1 स्विच जब भी कोई अपडेट इस वाले डिवाइस को नंबर 2 वाले स्विच को जब दे देगा ना, तो उस केस में नंबर 2 स्विच क्या करेगा, चेक करेगा ये डोमेन नेम और खुद का डोमेन नेम। उसने देखा खुद की मेरे पास ABC कॉन्फ़िगर है और जो भी अपडेट आ रहा है उस अपडेट के अंदर भी आगे वाला डिवाइस का डोमेन नेम जो मेंशन है वो भी ABC है, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आगे सेम इन्फॉर्मेशन को दे देगा। फिर ये भी चेक करेगा अपना डोमेन नेम कि ठीक है मेरे पास जो डोमेन नेम है वो ABC है, जो आगे से जो अपडेट आ रहा है उसमें भी डोमेन नेम ABC है, तो मैच हो रहा है, तो ये भी खुद में क्या करेगा, इंप्लीमेंट कर लेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, आगे उस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर देगा। लेकिन 4 नंबर वाले स्विच के पास जो वो इन्फॉर्मेशन आएगा वो भी मैच करेगा कि मेरा डोमेन नेम DEF है, लेकिन आगे से जो अपडेट आ रहा है वो ABC है, तो वो क्या करेगा, डोमेन नेम मिसमैच हो गया, तो उस केस में वो क्या करेगा, उस मैसेज को यहीं पे डिस्कार्ड कर देगा। ना तो वो खुद में इंप्लीमेंट करेगा, ना ही आगे भेजेगा। ठीक है, कुछ भी वो नहीं करेगा, उस मैसेज को बस डिस्कार्ड कर लेगा। तो आपका बेसिकली क्या होता है, जो भी डिवाइसेस आपका कोई भी सर्वर स्विच या फिर क्लाइंट स्विच कोई भी कुछ भी होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कोई भी VTP का अपडेट उनके पास आता है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपका जो VTP का डोमेन नेम है उस डोमेन नेम को वेरीफाई कर लेते हैं। एक बार डोमेन नेम सही है, मैच हो गया, तो भी वो क्या करते हैं, सडनली उस अपडेट को फिर ये उस अपडेट के अंदर वो क्या चेक करता है कि अपने पास जो भी पुराना अपडेट है और नया अपडेट जो मेरे पास आ रहा है उसमें से लेटेस्ट कौन है। अगर मेरा पुराना वाला अपडेट जो मेरे पास पड़ा है वो अगर लेटेस्ट है तो फिर भी वो क्या करते हैं, खुद में इंप्लीमेंट नहीं करते। अगर मेरे पास जो पुराने वाले इन्फॉर्मेशन है वो अगर मेरे पास ओल्ड है और नया वाला जो आ रहा है ना वो अगर लेटेस्ट है, तो उस केस में वो खुद में सबसे पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, खुद के डेटाबेस को सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं जो VLAN.dat फाइल है, फिर उसके बाद उस मैसेज को वो क्या करते हैं, आगे भेज देते हैं। फिर आगे वाले डिवाइस भी सेम चीज़ करते हैं। तो इसमें और एक पॉइंट मैं लिखूंगा, इसको हेडिंग दे देते हैं। एक आपके पास होता है CR नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली CR नंबर आपका एक 32 बिट का वैल्यू होता है, डेसिमल वैल्यू में आपको देखने को मिलता है। द अपडेट ठीक है। तो आपका ये क्या होता है, ये एक 32 बिट का आपके डेसिमल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है, और ये VLAN.dat फाइल का जो अपडेट होता है ना, जो भी VTP का मैसेज आपके पास ट्रैवल होते हैं उसके अंदर आपका ये इन्फॉर्मेशन होता है, और VTP के डेटाबेस जो आपके पास होता है उसके अंदर भी आपके पास CR नंबर का वैल्यू होता है। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, जब भी आप देखते हो जो CR नंबर आपका बेसिकली क्या डिटेक्ट होने के लिए आपका यूज किया जाता है, आपका लेटेस्ट जो अपडेट है ना आपके पास, मैं अभी जो आपको बता रहा था कि ये अपडेट जो नया मेरे पास आ रहा है ये लेटेस्ट है कि नहीं है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है, आपका CR वैल्यू जो होता है ना वो आपको बता देता है। ये कैसे बताता है, इसमें हमेशा आपका ये होता है, जब भी स्विच चेक करता है कि ये अपडेट मेरे पास जो आ रहा है ये लेटेस्ट नहीं है, तो वो खुद का CR नंबर सबसे पहले चेक कर लेता है, और जो अपडेट से आ रहा है CR नंबर सबसे पहले चेक कर लेता है। अगर जो अपडेट से CR नंबर जो उसके पास आ रहा है ना उसका वैल्यू अगर खुद का CR नंबर से ज़्यादा है, तो उस केस में डिवाइस क्या मानता है, जो भी अपडेट मेरे पास आ रहा है वो लेटेस्ट है। अगर उससे कम है या फिर सेम है तो उसका मतलब स्विच समझ जाता है कि जो अपडेट मेरे पास आ रहा है वो लेटेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये CR वैल्यू आपका क्या होता है, ये हमेशा हाईएस्ट वैल्यू प्रीफर होता है। और उसके बाद इसमें आपका क्या होता है, ठीक है। तो आपका CR वैल्यू क्या होता है, इसमें और एक पॉइंट,
तो आपका जो ये CR वैल्यू होता है, डिवाइस जब भी आप स्टार्ट करते हो, नया डिवाइस आपके पास है, तो उसमें आपका CR वैल्यू जो है ना, वो आपका क्या होता है, आपका 0 होता है स्टार्टिंग से। उसके बाद आप VLAN.dat फाइल में कुछ भी चेंजेस करते हो या फिर VLAN रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन में आप मॉडिफिकेशन करते हो। मॉडिफिकेशन मतलब आपने कोई नया VLAN बनाया, किसी VLAN को डिलीट किया, या फिर आपने कुछ VLAN का जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास था आपने चेंजेस कुछ किया, तो उस केस में आपका क्या होता है, VLAN.dat फाइल में आप कुछ भी चेंजेस करते हो, एक बार आपने कुछ चेंजेस किया तो उस चेंजेस के हिसाब से आपका क्या होता है, जो CR वैल्यू आपका होता है ना, वो इंक्रीज बाई 1 हो जाता है, उसका वैल्यू आपका 1 जैसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, तो इस स्विच के ऊपर आप मान लो मैंने क्या किया, इनिशियली मेरे पास स्विच था, तो इस स्विच के ऊपर ये मेरा सर्वर था, इसमें मैंने क्या किया, इनिशियली मेरे पास CR वैल्यू 0 था, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि एक VLAN 10 नाम का एक कमांड मैंने चला लिया, उसके बाद मेरा VLAN 10 क्रिएट हो गया। तो इसमें आपका क्या होगा, जो CR वैल्यू आपका 0 था ना, वो भी चेंज होकर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, नो VLAN 10 मैंने चलाया और VLAN की इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। VLAN.dat फाइल में कुछ चेंजेस होगा ना, क्योंकि 10 वाला VLAN जो आपके पास पहले था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो VLAN.dat फाइल में भी कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो उस केस में मेरा क्या होगा, ये जो CR वैल्यू 1 था ना, ये भी बढ़ के आपका 2 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, एक नया कमांड चलाया VLAN 20, फिर ये क्या होगा, आपका 2 से 3 हो जाएगा। इस तरह का जो भी आप थोड़ा सा भी कुछ VLAN रिलेटेड अगर आप चेंजेस करते हो VLAN.dat फाइल के ऊपर, तो आपका क्या होता है, वो जो भी आप चेंजेस करते हो ना, तो आपका थोड़ा सा भी किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर आप VLAN के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन को चेंजेस करते हो, तो आपका VLAN.dat फाइल जो है ना, वो अपडेट होता रहता है, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसमें इन्फॉर्मेशन चेंज होता रहता है। और थोड़ा सा भी VLAN.dat फाइल में कुछ भी चेंजेस आता है, तो वो क्या करता है, आपका जो CR वैल्यू है ना, उसको इंक्रीज कर देता है 1 के साथ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका ऐसा है कि ये मान लो एक सर्वर स्विच था, ये एक आपके पास क्लाइंट स्विच था, आप इस तरह का मानो। तो ये सर्वर स्विच, इस क्लाइंट के स्विच, सर्वर स्विच ने पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया था, उस कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट को इसको दे दिया था, और उस कॉन्फ़िगरेशन ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद CR वैल्यू जो है ना 3 था आपका। और ये अपडेट जब क्लाइंट स्विच के पास आया, क्लाइंट स्विच क्या करेगा, उस अपडेट में जो भी VLAN.dat फाइल में इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, खुद में इंस्टॉल कर लेगा या फिर खुद में इंप्लीमेंट कर लेगा। करने के बाद उसमें भी जो CR वैल्यू था वो उसको भी अपडेट कर लेगा, CR इक्वल टू भी 3 कर लेगा, ये जो भी CR वैल्यू है, ठीक है। अभी क्या है, सर्वर स्विच के ऊपर आपने क्या किया, एक दूसरा कमांड आपने चलाया VLAN 30 करके। अभी क्या है, जो भी आपका 3 था जो CR वैल्यू, वो भी इंक्रीज बाय 1 हो गया, अभी आपका CR वैल्यू 4 हो गया। अभी सडनली आपका सर्वर स्विच फिर से जो VLAN.dat फाइल है ना, उसको आगे भेजेगा, और इसमें CR वैल्यू आपका जो है क्या होगा, 4 होगा। तो अभी क्लाइंट स्विच के पास ये अपडेट जब रीच हो जाएगा ना, तो क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले डोमेन नेम चेक कर लेगा। अगर डोमेन नेम सेम है, मतलब यहाँ पे भी ABC था, ये यहाँ पे भी ABC था, तो ये चेक कर लिया कि डोमेन नेम सेम है, इस अपडेट के अंदर ABC गया होगा डोमेन नेम, ठीक है। तो उसने क्या क्या चेक कर लिया, डोमेन नेम सेम है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, CR वैल्यू को चेक करेगा, इसलिए कि ये जो अपडेट मेरे पास अभी आ रहा है, ये अपडेट अभी लेटेस्ट है कि नहीं है। तो ये देखेगा, अगर ये अपडेट जो 4 है ना, इसके जगह अगर मान लो गलती से इसने 3 के साथ भेजा था, जो कुछ भी आपने चेंजेस नहीं किया था, इसने 3 के साथ भेजा था, ये चेक करेगा कि मेरा CR वैल्यू 3 है और आगे से भी आ रहा है 3, इसका मतलब ये लेटेस्ट नहीं है। अभी के लिए हमारे पास जो CR वैल्यू है ना, जो अपडेट के साथ आ रहा है, वो 4 आ रहा है, तो ये चेक करेगा मेरे पास जो CR वैल्यू है वो 3 है और जो आ रहा है वो 4 है। और आपको मैंने ये वाले लाइन पे मैंने लिखा, हमेशा आपका CR वैल्यू क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू हमेशा प्रीफर होता है, ये वाले लाइन पे मैंने लिखा। तो ये क्या करेगा, इसको पता चल गया कि ये जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है, ये 4 जो है ये बड़ा है, मेरे वाला जो CR वैल्यू है उससे ये थोड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब जो अपडेट मेरे पास आ रहा है ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। तो ये इस वाले जो डिवाइस को है उसको पता चल गया कि जो अपडेट मेरे पास अभी के लिए आ रहा है वो लेटेस्ट है, वो क्या करेगा, इस वाले जो VLAN.dat फाइल है ना, इसको लाके इस जगह पे रिप्लेस कर देगा। ये जो पुराने वाले को हटा के जो नया आपके पास है उसको रिप्लेस कर लेगा। और अभी नया जो भी इन्फॉर्मेशन इसके साथ बना था, पहले वाले में VLAN 20 तक आपने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे जो VLAN 30 का इन्फॉर्मेशन जो भी है इस VLAN.dat के अंदर था, और ये क्या क्या खुद को अपडेट कर लिया, ठीक है। तो ये होता है आपका जो CR वैल्यू होता है। तो CR वैल्यू का बेसिकली आपका काम यही है, इस वैल्यू से आपका पता चलता है कि जो VTP का अपडेट है वो अपडेट आपका लेटेस्ट है कि नहीं है। और सर्वर स्विच में रिले की तरह, रिले एजेंट की तरह भी आपका काम करता है, ठीक है। अभी दूसरा हमारे पास एक मोड है VTP क्लाइंट मोड।
ठीक है। अगर आपका स्विच का मोड आपने सेट करके रखा है क्लाइंट मोड, तो उस केस में आप VLAN नया VLAN बनाना, किसी VLAN को हटाना या फिर किसी भी तरह का VLAN में कोई चेंजेस करना ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते क्लाइंट मोड स्विच पे। मतलब क्लाइंट मोड स्विच आपका क्या करता है, ठीक है। तो क्लाइंट का स्विच बेसिकली आपका क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लो आगे से कोई सर्वर था, उसके बाद ये आपका एक क्लाइंट हो गया, ये एक आपके पास क्लाइंट हो गया। अगर आपके पास डोमेन नेम सेम है, यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे भी ABC है, मैं यहाँ पे भी डोमेन नेम जो है ABC ले रहा हूँ, तो ये सर्वर अगर कोई नया अपडेट क्लाइंट के पास देता है, सेम प्रोसेस वो फॉलो करता है। मतलब पहले डोमेन नेम वेरीफाई करता है, डोमेन नेम वेरीफाई करने के बाद फिर CR वैल्यू वेरीफाई करता है। अगर CR वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्या करता है, उस अपडेट को खुद में इंप्लीमेंट कर लेता है, ठीक है। और फिर इंप्लीमेंट करने के बाद उसी सेम अपडेट को वो क्या करता है, आगे से फिर रिले कर देता है। फिर ये स्विच जब भी वो रिले वाला अपडेट को एक्सेप्ट करता है, वो भी क्या करता है, खुद में इंप्लीमेंट कर लेता है। तो क्लाइंट का बेसिकली यही काम होता है, सर्वर से अगर कोई अपडेट उसके पास आ रहा है तो उस अपडेट को सबसे पहले वो इंप्लीमेंट कर लेता है, अगर डोमेन नेम आपके पास सेम है और CR वैल्यू अगर ज़्यादा है, मतलब अपडेट अगर लेटेस्ट है। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, आगे वाले डिवाइस को जो है इन्फॉर्मेशन है ना वो पास करा देता है, ठीक है। जैसे आपके पास होता है ना, आप कुछ फ्रेंड्स लोग बैठे होते हो, आपको प्यास लग रहा है, तो पहले वाला बंदा जो है पानी पी के आपको पानी का बोतल आपको दे दिया, तो आप क्या करते हो, आप अगर प्यास से हो, अगर आपको पानी चाहिए पीने के लिए, तो आप क्या करते हो, पानी को पहले पी लेते हो, फिर उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पानी जो भी उस बोतल में बचा, आप क्या करते हो, आगे वाले बंदे को पास करा देते हो, ठीक है। इसी तरह का काम आपका क्या है, जो क्लाइंट स्विच है ना, वो स्विच भी आपका इसी तरह का काम करते हैं। उसके बाद क्लाइंट स्विच में बेसिकली और कुछ नई चीज़ होता है, जो भी सर्वर स्विच के पास हमने बहुत सारी चीज़ें बात किया, ये सारे डिवाइस के पास जैसे CR नंबर वगैरह, ये क्लाइंट क्या करता है, जो भी अपडेट उसको रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद उस अपडेट के CR नंबर के साथ ये क्या करता है, खुद को अपडेट कराता है, जैसे सर्वर में हमने बात किया। और दूसरी चीज़ जैसे VTP डोमेन वगैरह, वो तो डोमेन आपका क्लाइंट में भी आपको बनाना पड़ता है, सर्वर स्विच में भी आपका जो है डोमेन नेम आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सबसे पहले। उसके पास 3 नंबर पे हमारे पास है एक ट्रांसपेरेंट स्विच। ये आपका स्टैंडअलोन स्विच की तरह भी आपको क्यों हम इसे स्टैंडअलोन स्विच भी बोलते हैं, हम थोड़ा आगे जानेंगे। ठीक है। तो आपके सर्वर स्विच, क्लाइंट स्विच में तो आप कुछ बना नहीं सकते, VLAN के इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ चेंजेस वगैरह आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट स्विच सिर्फ खुद को अपडेट करा सकता है, आपको मैंने बताया। लेकिन जब भी आप सर्वर स्विच के बारे में इसे अगर आप कंपेयर करते हो, तो सर्वर स्विच में आपका क्या था, आप क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई सब कुछ कर सकते थे VLAN में, लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड रेंज में आप करते थे। स्टैंडर्ड मतलब
1 टू लेके 1005 तक जो भी VLAN आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके अंदर से जो भी VLAN का नंबर वगैरह है उसी के बारे में जो भी चेंजेस आपको करना है आप सर्वर स्विच पे कर सकते थे। लेकिन बाद में आपका जो एक्सटेंडेड रेंज था ना, उस रेंज से आप कुछ भी चेंजेस सर्वर स्विच के ऊपर आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब भी आप ट्रांसपेरेंट स्विच के बारे में बात करते हो तो ट्रांसपेरेंट स्विच में आप क्या कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड रेंज से भी VLAN बना सकते हो, आप चाहो तो एक्सटेंडेड रेंज का भी आप VLAN जो है ना वो आप बना सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड मतलब आप 1 से लेके 4095 तक जो भी 4094 तक जो भी VLAN आपके पास है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपको चेंज करना है आप कर सकते हो। किस पे? एक्सटेंडेड सॉरी आपका जो ट्रांसपेरेंट स्विच के ऊपर। ठीक है। और ट्रांसपेरेंट स्विच जो है ये आगे कोई भी अपडेट आपका पास नहीं कराते हैं। मतलब ये आपके पास ट्रांसपेरेंट स्विच हो गया, इसके आगे और एक क्लाइंट और सर्वर स्विच कुछ भी कनेक्ट है, इस पे आपने VLAN 10 बनाया तो ये VLAN 10 का इंफॉर्मेशन आगे पास नहीं करेगा, इसलिए इसे स्टैंड एलोन स्विच बोलते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे VLAN के इंफॉर्मेशन आप क्रिएट डिलीट मॉडिफाई जो भी आप करते हो ये इसी स्विच के लिए लिमिटेड है। आगे आपका क्लाइंट स्विच हो या सर्वर स्विच हो या ट्रांसपेरेंट स्विच हो, इसे कोई मतलब नहीं है। किसी भी स्विच के ऊपर वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेगा। अपना खुद का इन्फॉर्मेशन वो खुद में क्या करता है, प्राइवेट करके रखता है, वो आगे किसी के पास नहीं भेजेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे सर्वर स्विच पे अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हो, कोई चेंजेस करते हो तो वो क्या करता है, तुरंत अपना जो भी चेंजेस आपका हुआ VLAN.dat फाइल में कुछ भी अगर अपडेट आ गया, उसमें कुछ चेंजेस हो गया तो आपका क्या करता था वो वाला स्विच, आपका सर्वर स्विच सडनली एक अपडेट जो है VLAN.dat फाइल का आगे जो भी सर्वर स्विच कनेक्ट है या फिर कोई भी स्विच कनेक्ट है उसके पास दे देता था। लेकिन ट्रांसपेरेंट स्विच ऐसा कभी नहीं करता है। जो भी उसमें आप क्रिएट करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हो उसी के लिए लिमिटेड रहता है, वो आगे कुछ भी पास नहीं कराता है। ठीक है। आपका जो ट्रांसपेरेंट स्विच होता है ना, आप मान लो ये एक सर्वर स्विच था, बीच में आपने एक ट्रांसपेरेंट स्विच रखा, आगे आपका एक क्लाइंट स्विच है। ये सर्वर स्विच पे आपने कुछ चेंजेस किया, इसने कुछ अपडेट भेजा, ये उस अपडेट को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। इस अपडेट को वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मतलब ट्रांसपेरेंट स्विच में जो भी आप चेंजेस करते हो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वो आगे किसी को नहीं देता है, और अगर उसके पास कोई अपडेट भी आ जाता है ना तो उस अपडेट को भी वो खुद में इंप्लीमेंट नहीं करता है। मतलब खुद के जो डेटाबेस है VLAN.dat फाइल है उसको वो कभी भी किसी दूसरे अपडेट के साथ अपडेट नहीं करता है। मतलब अगर उसके पास कोई नया अपडेट, कोई लेटेस्ट अपडेट या कुछ भी हो, उसके पास कोई भी अपडेट आ रहा है, उस अपडेट को वो खुद में इंप्लीमेंट नहीं करता है। लेकिन वो एक काम करता है, अगर उस अपडेट में जो डोमेन नेम आपने सेट किया, ये डोमेन नेम आपने यहाँ पे ABC रखा है, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट स्विच में आपने ABC डोमेन नेम क्रिएट किया है या फिर आपका अगर डोमेन नेम नल है तो उस केस में वो क्या करेगा, उसी सेम अपडेट को कॉपी करके आगे जो दूसरे डिवाइस है ना उसके पास रिले कर लेगा। मतलब ये एक रिले एजेंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन खुद में वो कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिसीव हुआ ना तो वो अपडेट नहीं करेगा। और डोमेन नेम इसमें नॉल है, मतलब आपका जब भी कोई नया डिवाइस आप ट्रांसपेरेंट स्विच के मोड में आप लाते हो ना, कोई नया डिवाइस आप ले आते हो, उसमें अगर कोई भी मोड आपने सेट नहीं किया और ट्रांसपेरेंट मोड अगर आप सेट करते हो या कुछ भी ना हो, जब तक
एक नया डिवाइस के ऊपर आप कोई भी डोमेन VTP का डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं करते हो तब तक आपका VTP का डोमेन नेम जो है नॉल रहता है, ठीक है। अगर उसके बाद आप कोई चेंजेस करते हो, कोई डोमेन नेम बना लेते हो, फिर आप नॉल तक नहीं ला सकते। जो नया डोमेन नेम आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो डोमेन नेम आपका कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो अगर ट्रांसपेरेंट मोड स्विच के पास डोमेन नेम नॉल है या फिर जो डोमेन नेम से अपडेट आ रहा है उसी डोमेन नेम का इन्फॉर्मेशन इसके पास भी कॉन्फ़िगर है, तो इन्हीं केस में वो क्या करेगा, उसी सेम अपडेट को आगे जो है दूसरे डिवाइस के पास पास करा सकता है। और इसमें एक चीज़ है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट स्विच के पास हमेशा आपका जो CR वैल्यू होता है वो हमेशा आपको 0 देखने को मिलेगा। आप कुछ भी चेंजेस कर लो, जितने भी आप ट्रांसपेरेंट स्विच पे VLAN बनाओ, डिलीट करो, मॉडिफाई करो, कुछ भी करो, इसका CR वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। आपका ट्रांसपेरेंट स्विच का CR वैल्यू जो है आपका 0 होता है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट मोड का आपका यूज क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच आप हमेशा हम क्यों यूज करते हैं, और दूसरा चीज़ जो भी मोड हमारे पास बचा, और VTP का जो भी मैसेजेस वगैरह है, जो भी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले क्लास में देख लेंगे।